प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो अभी तक तो मैं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं छोटी क्लास के बच्चों को भी हिंदी पढ़ाऊं, इसलिए मैं आज से कक्षा 8 के बच्चों को भी हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ तुरंत आपको मिल सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज से हिंदी का कक्षा 8 का पाठ 1 ध्वनि। ध्वनि एक कविता है और जिसके रचनाकार हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनकी कविता है ध्वनि। तो इसका जो पहला पद है वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इस पद में, पहले पद में 4 पंक्तियां हैं, वही पंक्तियां पहले मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चों, पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उनके अर्थ बता देती हूँ, क्योंकि जब हम किसी पद को पढ़ते हैं तो उससे पहले अगर हमें उसके कठिन शब्दों के अर्थ पता है तो हम फटाफट से उस अर्थ को कर सकते हैं। तो पहले मैं कठिन शब्द बता देती हूँ। इसके जो कठिन शब्दार्थ है, इसमें एक शब्द है मृदुल। तो मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और देखिए मृदुल के पास ही है वसंत। तो वसंत के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो है बसंत ऋतु से और दूसरा अर्थ है यहाँ पर उत्साह भरा वातावरण। तो दोनों अर्थों को हम पढ़ेंगे इस पद में। तो अब मैं आप लोगों को इसका जो अर्थ है, भावार्थ, व्याख्या वो बता देती हूँ। इस पद में कवि कहते हैं कि अभी उसकी साहित्य रचना थमने वाली नहीं है, अभी अभी तो उसके जीवन की शुरुआत हुई है, अभी अभी तो उसका जीवन शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। जिस प्रकार से वन में कोमल वसंत ऋतु आने पर पूरी प्रकृति में उत्साह भरा वातावरण दिखाई देता है, यानी पूरी प्रकृति उत्साह से भर जाती है जब बसंत ऋतु आती है, तो उसी प्रकार कवि के जीवन की यह युवावस्था है। मतलब अभी अभी तो कवि के जीवन की युवावस्था प्रारंभ हुई है, अभी अभी तो कवि की जवानी प्रारंभ हुई है, अभी अभी वसंत आया है। तो अब मैं अगला पद पढ़ूंगी बच्चों। अगले जो पद्यांश है उस पद्यांश में 5 पंक्तियां हैं। पहले मैं इस पद को पढ़ देती हूँ। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गाद, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थ पढ़ लेते हैं। पात, पात का मतलब होता है पत्ते। गात, गात का मतलब होता है शरीर से। और कर, कर का मतलब होता है हाथ। निद्रित, निद्रित का मतलब होता है सोई हुई। प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब है यहाँ पर प्रातः काल, सवेरा। मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को वश में करने वाला। तो अब मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ समझा देती हूँ। कवि हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर प्रसन्न हो रहा है, यानी खुश हो रहा है। कवि अपने सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा सोए पड़े अपने जीवन को जगाएगा। उसे लग रहा है कि उसका जीवन सोया हुआ पड़ा है, तो जो उसके अंदर की कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के द्वारा उस जीवन को जगाएगा। जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर
कलियां खिल जाती है ना, वह भी अपनी कविताओं से मन को वश में रखने वाला, मन को वश में करने वाला एक सवेरा लाएगा। और वो सवेरा किससे लाएगा? वो ये सवेरा लाएगा वो अपनी कविताओं से, कविता रचना करके लाएगा इस सवेरे को। अब मैं अगला जो तीसरा पद है वो आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस पद में भी 5 पंक्तियां हैं, नीचे तक पूरा है, उसको मैं पूरे को आप लोगों को समझाऊंगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं हम। पुष्प का मतलब होता है फूल से, तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब होता है आलस से, लालसा, लालसा का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, यानी मनुष्य की वे इच्छाएं जो मनुष्य चाहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी होनी ही चाहिए, वो इच्छाएं होती हैं तीव्र इच्छा। खींच लूंगा, खींच लूंगा मतलब होता है दूर कर दूंगा। नव, नव का मतलब होता है नया। अमृत, अमृत का मतलब यहाँ पर उत्साह से है। सहर्ष, सहर्ष का मतलब है यहाँ पर खुशी से, यानी खुशी से किसी काम को करना होता है ना, सहर्ष करना। सींच दूंगा, सींच दूंगा का मतलब होता है यहाँ पर भर दूंगा। और अनंत, अनंत का मतलब है ईश्वर या परमात्मा से, ईश्वर परमात्मा अनंत होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाने जा रही हूं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है, उसी प्रकार मैं भी आलस में डूबे व्यक्तियों के जीवन की तीव्र इच्छा को जगाऊंगा, मतलब उनके मन में जीवन जीने की इच्छा को जगाऊंगा, उनके आलस को दूर कर दूंगा। उनके अंदर बहुत सारा आलस भरा हुआ है। अपने उत्साह से भरे नव जीवन को, यानी नए जीवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर दूंगा। अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन कर उन्हें परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करूंगा। कवि के सामने अभी लंबा जीवन पड़ा हुआ है। अब बच्चों, लंबा जीवन क्यों पड़ा हुआ है? इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि कवि की जो अवस्था है अभी वो युवा अवस्था है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि के सामने अभी लंबा जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। प्रथम चरण से मतलब युवा अवस्था से है, अभी तो उसकी जवानी प्रारंभ हुई है, तो अभी तो उनके पास बहुत सारा लंबा समय बचा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहले प्रश्न है कविता से, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर इस तरह से है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि के जीवन में काफी उत्साह है। कवि युवाओं को आलस से जगाना चाहता है। कवि पेड़ पौधों की तरह युवाओं के मन में भी उत्साह रूपी अमृत सींचना चाहता है, उनके मन को हरा भरा करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें खिला हुआ देखना चाहता है। कवि को लगता है कि वह कलियों का स्पर्श करके उन्हें फूल बना देगा। इस प्रकार कवि अपनी रचना से युवकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए उन्हें छूकर खिला देना चाहता है। कवि के अनुसार बिना खिली हुई कलियां युवाओं के आलस का प्रतीक है और कवि युवाओं के आलस को दूर करना चाहता है। अब आगे के जो प्रश्न है वो कविता से आगे इन प्रश्नों से लिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है क्योंकि इस ऋतु में
प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में चारों ओर फूल खिले रहते हैं, कोयल कूकती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। इन सब कारणों से ही बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली के त्योहार मनाए जाते हैं और इसी प्रकार से वसंत ऋतु में कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है और इसमें से आप किसी भी त्योहार पर एक निबंध तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने शब्दों में होली पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है ऋतु परिवर्तन का हमारे खान पान, स्वास्थ्य, रहन सहन सभी पर असर पड़ता है क्योंकि हम ऋतुओं के अनुसार ही खान पान करते हैं। जैसे सर्दियों में गर्म वस्तुओं का और गर्मियों में ठंडी वस्तुओं का सेवन करते हैं। सर्दियों में हम गर्म वस्त्रों का और गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ऋतुओं के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार भी अलग अलग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो आपकी तरह आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।